अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 503 का लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स। टॉपिक नंबर 72 राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग होता क्या है? लिखना राइटिंग होता है। राइटिंग सिमिलर टू रीडिंग फॉलोज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। MCQs उनका कहना है राइटिंग एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। ये नहीं होता कि बच्चा पहले ही दिन पूरी स्टोरी लिखने शुरू कर देता है। उसे एक प्रोसेस के थ्रू वो सीखेगा लिखना, तो वो जाके कहीं कोई स्टोरी लिख पाएगा, वरना वो कुछ भी नहीं लिख सकता। एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है ये जी। क्या ये एक्टिविटी क्या है? टीचर में यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूटी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। जब किसी बच्चे को आपने लिखना सिखाना है, और यहाँ पे हम ना ये ABC लिखना की नहीं बात कर रहे, यहाँ पे हम वो जो राइटर्स आते हैं ना सीखने के लिए, उनकी बात करते हैं कि जो एज अ प्रोफेशन इस चीज़ को अपनाना चाहते हैं, या वैसे आप अगर एक इंटरमीडिएट क्लास में हैं या इंग्लिश लिटरेचर क्लास में है तो वो एक अलग से क्लास रखते हैं राइटिंग की, तो उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि हाँ भी आपको ये लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये जो टास्क है, क्या क्या प्रोसेस होता है लिखने का? सबसे पहले जी प्री राइटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ये प्लानिंग फ़ेज़ होता है। बच्चा जो होता है वो प्लान करता है कि मैंने क्या लिखना है, क्यों लिखना है, मेरा पर्पस क्या है लिखने का। ठीक है, अगर उसने पर्पस डिसाइड कर लिया है तो वो आगे फिर उसके मज़ीद फ़र्दर प्लानिंग करता है। ये करैक्टर्स होंगे बीच में, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। मतलब कि जो भी आपने लिखना है ना, उससे पहले जो आपने लिखना है उसकी प्लानिंग आप इस फेज़ में करते हैं, प्री राइटिंग में। ठीक है। चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रन ब्रेनस्टॉर्म टू जनरेट आइडियाज़ फॉर राइटिंग। पहले जो होता है वो अडल्ट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे चिल्ड्रन, अब यहाँ पे चिल्ड्रन की बात होती है। चिल्ड्रन क्या करते हैं इस फेज़ में? वो उनका दिमाग जो होता है वो सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आइडियाज़ के बारे में। हम अपने जो लिखने जा रहे हैं वो क्या लिखने जा रहे हैं, क्यों लिखने जा रहे हैं, पर्पस क्या है, बीच में क्या लिखेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे एंड करेंगे, जो भी। ठीक है, प्री राइटिंग में प्लानिंग होती है। फिर जो आइडियाज़ होते हैं वो लिख देते हैं। वो जो आइडियाज़ उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किए ना, वो एक लिख देते हैं पेपर पे एज अ रफ ड्राफ्ट। इसमें वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते कि हमारी पंचुएशन गलत है, हमारी ग्रामर गलत है। वो सिंपली बस उन्होंने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडियाज़ की, वो उसे लिख देते हैं, एक रफ ड्राफ्ट के तौर पर उसे लिख देते हैं। फिर जी थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में पीयर एडिटिंग होती है। जो क्लास में आपके दूसरे बच्चे होते हैं, जो आपके पीयर्स होते हैं, या आपकी जो टीचर होती है, आप उससे रिव्यू मांगते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि ये मैंने लिखा है, तो आपको क्या लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्या चीज़ सही होनी चाहिए। ठीक है। रिवाइजिंग आता है फोर्थ स्टेप। इसमें क्या होता है कि आप अपने क्लासमेट्स या अपने टीचर की राय को मद्देनज़र रखते हुए अपने आइडियाज़ को दोबारा से रिवाइज़ करते हैं कि कैसे मैं अपने जो है राइटिंग को ऑर्गेनाइज़ करूं, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए था, कहाँ पे कौन सा वर्ड सही तरह लिखा होना चाहिए था। इस तरह आप रिवीजन करते हैं अपने सारे ड्राफ्ट की। ठीक है। फिर जी उसके बाद आता है फिफ्थ पे एडिटिंग। आप एडिटिंग करते हैं अपनी टीचर के साथ मिलके, जहाँ पे सही सेंटेंस आना चाहिए था वहाँ पे एडिट करते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड लगना चाहिए था, कहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सही होनी चाहिए थी। ठीक है। फिर सिक्स्थ में आता है फाइनल ड्राफ्ट। फाइनली आप अपना जो ड्राफ्ट है, वो फाइनल ड्राफ्ट जो कहलाता है, वो आप निकाल लेते हैं। सारी एडिटिंग करने के बाद एक फ़ाइनल ड्राफ्ट लिख के आप उसे निकाल लेते हैं। ठीक है। सेवंथ में आता है पब्लिश। ये फाइनल जो ड्राफ्ट है वो आप पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। उनका कहना है दिस स्टेज इन्वॉल्व्स शेयरिंग द राइटिंग विद एन इंटेंटेड ऑडियंस। It involves preparing a neatly handwritten, word processed copy of the final draft. इसमें जी आपने जो आपने काम अब निकाला है, जो आपने राइटिंग की है, जो आपने लिखा है, उसे आपको अपनी ऑडियंस को दिखाना होता है जिसके लिए आपने वो लिखा है। ठीक है। ये आप हैंड रिटन के तौर पर भी निकाल सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं जैसे बुक्स, या आप इसकी एक वर्ड कॉपी के तौर पर भी आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। और डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं, जैसे
दुनिया आगे बढ़ रही है। उनका कहना है पब्लिकेशंस में एक्सटेंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, आप पब्लिक परफॉर्मेंस और सेंड देयर वर्ड टू लोकल न्यूज़पेपर। आपने अगर एक न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखा है तो आप फिर उस तरह पब्लिश करवाएंगे। आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आप प्रेजेंटेशन देंगे। जो भी आपने लिखा है, आप जिस तरीके से समझते हैं कैसे पब्लिश होना चाहिए, फिर आप उस तरीके से करवाएंगे। फ़िलहाल अभी हम क्लासरूम के इन्वायरमेंट में हैं, तो आपके यहाँ पे ऑडियंस कौन है? टीचर है ऑडियंस, ठीक है। टॉपिक नंबर 73, अप्रोचेस टू राइटिंग। अच्छा जी, उनका कहना है देयर आर नंबर्स ऑफ अप्रोचेस टू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल्स बोथ इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। वी नीड टू चूज whether we want students to focus more on the process of writing than its product। उनका कहना है कि 3 किस्म की अप्रोचेस हैं, ठीक है। पहली है कि या तो हम अपने बच्चे को वो जो राइटिंग प्रोसेस है उससे गुजारें, या फिर हम उसके राइटिंग प्रोडक्ट पे ध्यान दें। ये अब आगे टॉपिक आ रहा है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा वो कहते हैं क्या हम जो ये बुक्स के मुख्तलिफ जनर्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, वो बच्चे को स्टडी करवाएं, या लिखने के जो मुख्तलिफ होती हैं जनर्स, उसे हम स्टडी करवाएं बच्चे को, या हम बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग की तरफ ज़्यादा लाएं। मतलब ये 3 अप्रोचेस होते हैं, ये अब आगे डिटेल में बयान की गई हैं, वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट उनका कहना है आप अपने सिंपल बच्चे को ना एक टास्क दे देते हैं, उस टास्क से जो मतलब कि समझें कि आपने ना स्ट्रक्चर लैंग्वेज का उसे बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करवाई उसे, बस सिंपली आपने रूल्स बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरह ये लिखा जाता है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई, आपने बस प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, हाँ जी मैं ये बताऊंगा तो इसको ये आ जाएगा, तो बस ठीक है, काम ख़त्म। ये जी जनरल अप्रोच ये वाली होती है कि आपने खाली बस अपने बच्चे को एक कैटेगरी राइटिंग की एक कैटेगरी पकड़ा दी स्टडी करने के लिए, तो आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि ये स्टडी कर लेगा तो इसे आ जाएगा इस तरह लिखना, आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई, ठीक है। जबकि उनका कहना है एडिटिंग एंड रीड्राफ्टिंग प्रोसेस अप्रोच आर मोर इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज। राइटिंग प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स एंड रिकर्सिव इन नेचर। MCQs। उनका कहना है कि जो हमने ऊपर जो ये स्टेप वाइज हमने राइटिंग प्रोसेस पढ़ा है ना, ये होता है राइटिंग प्रोसेस कि आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक प्रोसेस के थ्रू गुजार रहे हैं। तो सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि हमने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है या हमने प्रोसेस पे ध्यान देना है, किस तरह हमने बच्चे को राइटिंग सिखानी है। दूसरी होती है जेनर रिप्रेजेंट्स द नॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग। जेनर बेसिकली होती है कैटेगरीज, ठीक है। एक जैसे कि फ़िक्शन की एक कैटेगरी है, नॉन फिक्शन की एक कैटेगरी है। फ़िक्शन आप लिखेंगे तो उसके नॉर्म्स अलग होंगे, ठीक है। नॉन फिक्शन लिखेंगे तो उनके नॉर्म्स अलग होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं जेनर। They need to have knowledge of the topic, the convention and style of the genre, the context in which their writing will be read as well as by whom। उनका कहना है जब आप ये genre सिखाते हैं बच्चे को तो आपको यहाँ कोई भी लिखता है किसी ख़ास कैटेगरी में तो उसे उसका स्टाइल पता होना चाहिए कि वो इस कैटेगरी में लिख रहा है, तो उस कैटेगरी का स्टाइल क्या है, क्या उसके नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के मुताबिक ही वो लिखी जाएगी, ठीक है। और उसे ये भी पता होना चाहिए मैं ये जो लिख रहा हूँ मेरी ऑडियंस क्या होगी, जब मेरी बुक पब्लिश होके जाएगी तो कैसी ऑडियंस उसे पढ़ेगी, कैसी ऑडियंस उसे पकड़ेगी, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग में जी आपकी पोइट्री, स्टोरीज़ और प्लेज आ जाते हैं, मतलब कि ऐसी राइटिंग्स आ जाती हैं जो आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ जर्नी एंड सेल्फ डिस्कवरी प्रमोट्स इफेक्टिव लर्निंग। MCQs। राइटिंग एज अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। उनका कहना है कि जब आप अभी हम क्लासरूम के एनवायरनमेंट है तो उनका क्लासरूम में उनका कहना है जब आप लिखते हैं तो आपके इर्द गिर्द आपके पीयर्स भी मौजूद होते हैं, आपकी टीचर भी मौजूद होती है जो कि आपके साथ कोऑपरेट करके ये एक्टिविटी करवाती है। तो जी ये एक राइटिंग इज़ अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी हो गई। बिल्डिंग द राइटिंग हैबिट, इट स्पेशली इज़ फॉर द स्टूडेंट्स lacking confidence। MCQs। Topic number 74, teaching of writing skills in the classroom।
अच्छा जी, अब उनका कहना है द टीचर ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एम्स एट 3 डिफरेंट गोल्स। उनका कहना है कि जब हम बच्चे को सिखाने पे आते हैं तो सबसे पहले 3 गोल्स होते हैं हमारे, या 3 स्टेजेस आप कह लें कि ये 3 स्टेजेस पार करके ही कोई लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, करता है। वो क्या होता है? सबसे पहली स्टेज होती है इन्हेंस लेटर रिकग्नाइजेशन, के बच्चे को लेटर की रिकग्निशन हो, वो इन बच्चों लेटर को पहचाने। फिर उसे क्या होता है? टू प्रैक्टिस साउंड स्पेलिंग कोरेस्पोंडेंस थ्रू ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स, कि वो जो लिख रहा है उसे फोनेमिक्स भी आए। मतलब कि अगर आप ये आगे मैं आपको बताती हूँ। थर्ड इसका क्या है? टू हेल्प द लर्नर मूव फ्रॉम लेटर्स एंड वर्ड्स टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड लार्जर यूनिट्स ऑफ डिस्कोर्स, कि अब उसने बेसिक उसे चीज़ आ गई है, वर्ड रिकग्निशन उसने कर ली है, उसके बाद उसे उसकी साउंड्स भी आ गई हैं। तो इसलिए यह कि उसे समझ भी आए कि वो जो उसने लैंग्वेज सीखी है उसका मतलब क्या है, वो जो लिख रहा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या था? 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिकग्निशन टास्क आर यूज्ड एट दिस स्टेज ऑफ राइटिंग। वर्ड रिकग्निशन के लिए 3 किस्म के टास्क या 3 किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो करवाई जाती हैं, जिसके थ्रू वो वर्ड रिकग्निशन बच्चा सीखता है। वो क्या है? मैचिंग टास्क, राइटिंग टास्क, मीनिंगफुल साउंड, स्पेलिंग, कोरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस। ये आई एम श्योर बचपन में आपने सीखा होगा मैचिंग टास्क। ए के आगे वो एप्पल बना होता है तो हमने वो मैच करना होता है, या एप्पल के आगे वो एप्पल की वो ग्राफिक्स बनी होती हैं, हमने उसके साथ मैच करना होता है, इससे हमारी वर्ड रिकग्निशन होती है, ठीक है। मैचिंग टास्क होता है, राइटिंग टास्क होता है, राइट भी हमें जो करवाया जाता है, मीनिंगफुल साउंड, स्पेलिंग, कोरेस्पॉन्डेंस प्रैक्टिस। ये नीचे ही है टॉपिक। बहरहाल ये एमसीक्यूज देख लें। कैपिटलाइजेशन एंड बेसिक पंचुएशन रूल्स आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस अर्ली स्टेज ऑफ राइटिंग। एमसीक्यूज। साउंड स्पेलिंग कोरेस्पॉन्डेंस। साउंड स्पेलिंग कोरेस्पॉन्डेंस होता क्या है कि समझ लें एप्पल, ठीक है, आपको अब इसके पता है एक एक साउंड जो इसमें आ रही है, इस एक एक साउंड के साथ आप इसको स्पेल कर सकें। एप्पल, APPLE, मतलब आपको पता लगे कि इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, किस किस क्या क्या साउंड इसमें आ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं साउंड स्पेलिंग कोरेस्पॉन्डेंस। आपकी साउंड जो है आपके स्पेलिंग के साथ कोरेस्पॉन्ड करे, आपके स्पेलिंग जो है आपके साउंड के साथ कोरेस्पॉन्ड करें। बट इस पूरे टॉपिक में उन्होंने कहा है कि इंग्लिश राइटिंग सिस्टम इज़ मच मोर रूल गवर्नड, ठीक है, पहले उन्होंने ये कह दिया। फिर उन्होंने कहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लर्नर ऑफ इंग्लिश टू रियलाइज दैट इंग्लिश ऑर्थोग्राफी इज़ बाय नो मीन्स अ 1-to-1 लेटर साउंड कोरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। उनका कहना है इंग्लिश के जो ऑर्थोग्राफी है, इंग्लिश के जो वर्ड्स क्रिएशन है, वो ऐसी नहीं है कि उसमें 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग हो, ठीक है। कि मतलब आप एप्पल बोल रहे हैं ना, एप्पल की साउंड, तो आप अगर लिखने पे आए तो APPLE आता है, अब ई की तो कोई साउंड नहीं आ रही, तो ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग्स तो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा है ये है इंग्लिश, बस इसको ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है, बस इसका हम कह लें कि एक हमारा पैटर्न बना हुआ है, हम सीखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे ई लगना है, कहाँ पे नहीं लगना, बस अन्यवाही है, ठीक है। टॉपिक नंबर 75 स्ट्रैटेजीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। There may be several strategies and activities to develop writing skills. क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं राइटिंग स्किल्स को डेवलप करवाने के लिए? फर्स्ट आता है प्रैक्टिकल राइटिंग टास्क। इसमें जी कौन से नाम से जाहिर है कि आपको एक लिखवाया जाता है, एक प्रैक्टिकल टास्क लिखवाया जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा दीज राइटिंग टास्क आर प्रोसीजरल इन नेचर एंड हैव अ प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट। मतलब कि जैसे कि वो एग्जाम्पल के तौर पर वो आपने साइंस प्रैक्टिकल बुक्स है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट लिखते हैं,
तो एक प्रोसीजर होता है ना कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, ये उन दोनों उनका कहना है ये ऐसे टास्क, ऐसी राइटिंग्स होती हैं जो कि प्रोसीजरल होती हैं नेचर में, और प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट होता है, हमें पता होता है हमने ये स्टेप्स में ही लिखना है, प्रिडिक्टेबल होता है पहले से, ठीक है। क्या क्या इसमें आ जाता है, टाइप्स आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं, शॉर्ट मैसेजेस आ जाते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। आपने टाइप्स के नाम लिखने हों, आप वो सिंपल, हमें पता है कि हमने नंबरिंग करके वो लिखने हैं स्टेप्स में। तो जी प्रैक्टिकल राइटिंग टास्क में ये आते हैं, ठीक है। फिर जी पर्सनल राइटिंग टास्क में क्या क्या आता है, पर्सनल राइटिंग टास्क भी करवाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइमरी इंक्लूड्स लेटर टू फ्रेंड एंड नैरेटिव्स डिस्क्राइबिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल एज पर्सनल जर्नल्स एंड डायरीज। इसमें आपकी हर तरह की पर्सनल राइटिंग्स आती हैं, मतलब आपने किसी को ख़त लिखना है, अपनी डायरी लिखनी है, अपनी स्टोरी लिखनी है, अपना जर्नल लिखना है, जो भी आपने पर्सनली लिखना है ना, जो पर्सनली राइट करना है, वो पर्सनल राइटिंग टास्क में आता है जी। इसमें क्या होता है, ये MCQs देख लें। व्हेन राइटिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस इट इज़ यूजुअली डन इन अ नैरेटिव फॉर्मेट, कि जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं या अपनी आप स्टोरी लिखते हैं अपने, जो है ना, अपनी तरफ से, वो हमेशा नैरेटिव फॉर्मेट में आता है। मतलब कि आप ये नहीं कहेंगे कि इमरान ने ये काम किया, आप कहेंगे मैंने ये काम किया। आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, आप अपना नैरेटिव देंगे, ठीक है। 3 स्कूल ओरिएंटेड टास्क, इसमें जी कौन सी राइटिंग्स आती हैं, इसमें असाइनमेंट्स आ जाती हैं, समरीज आ जाती हैं, आंसर टू क्वेश्चन आ जाते हैं, वेराइटीज़ ऑफ एसेस टाइप आ जाते हैं, जो भी आपको हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो भी हमें लिखवाया जाता है राइटिंग के हवाले से, ये सारे उसमें स्कूल ओरिएंटेड टास्क आते हैं, ठीक है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि पहले पहल तो आपकी ऑडियंस आपकी टीचर ही होती है जब तक सिखाने का मरहला है। उसके बाद ग्रेजुअली स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू राइट टू एन अननोन रीडर। अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइटिंग की फील्ड को, तो आपको फिर इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि आपका रीडर, ठीक है, अननोन रीडर वो आपको पड़ेगा, तो उसका क्या इंप्रेशन आपने कैसा डालना है, ठीक है, उसके लिए कैसे लिखना है। डायलॉग जर्नल राइटिंग एट द अर्ली स्टेजेस। डायलॉग जर्नल राइटिंग क्या होती है, बेसिकली स्टूडेंट एंड टीचर टू इंटरेक्ट ऑन अ 1-to-1 बेसिस। जैसे एक डायलॉग होता है ना कि एक इंट्रैक्शन होता है, अगला बंदा बात कर रहा है, फिर मैंने उसका जवाब दिया, फिर मैंने बात की तो उसने उसका जवाब दिया, एक इंट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह ये डायलॉग जर्नल होता है कि मतलब फ़ोन पे आप कह लें, फ़ोन पे आपने एक मैसेज भेजा, अगले ने उसका रिप्लाई किया, ये इस तरह होता है, ये इस तरह की राइटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स एंड टीचर टू इंटरेक्ट ऑन अ 1-to-1 बेसिस, ठीक है। The dialogue journal, like any other type of writing activity, can be done through email. वही बात हो गई, उनका कहना है कि आप ये डायलॉग जर्नल जो हैं आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब आपने एक चीज़ लिख के भेजी अपनी टीचर को, टीचर ने आगे से जवाब दिया, फिर आपने कुछ लिख के भेजा, फिर टीचर ने आगे से जवाब दिया, ये एक डायलॉग जर्नल आपका बन गया। द रोल ऑफ द टीचर, इसमें जी एक्टिविटीज़ में क्या रोल होता है, मोटिवेटर होती है, वो जाहिर सी बात है उसने मोटिवेट बच्चे को हर तरह से करना है। रिसोर्स इसमें है, रिसोर्स क्या है कि बच्चे को ऐसे रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करे जिससे उसका लिखने की तरफ ध्यान जाए, लिखने के हवाले से वो मोटिवेट हो। मतलब ऐसे उसे फिक्शन बुक कोई दे दे, कोई हिस्ट्रिकल बुक दे दे जिसके हवाले से उसका मोटिवेशन मिले लिखने की। फीडबैक प्रोवाइडर होती है जी। टॉपिक नंबर 76 स्ट्रैटेजीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। अब जी क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं टू डिवेलप राइटिंग स्किल्स। उनका कहना है सबसे पहले तो आ जाए ना आप अपनी फर्स्ट स्टेज पे, प्री राइटिंग स्टेज पे। प्री राइटिंग स्टेज पे क्या होता है, द स्टेज प्रायर टू एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ वर्किंग टेक्स्ट। एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। प्री राइटिंग में क्या होता है, आप प्लान करते हैं सब कुछ, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ये अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अगर आप टीचर क्लासरूम इन्वायरमेंट में हैं और एक क्या कह लें ग्रुप एक्टिविटी है तो आप सब मिल के ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मतलब पूरी क्लास मिल के मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट करती है उस टॉपिक के हवाले से जो कि टीचर उसे देती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं। ब्रेन मतलब
दिमाग में ना आप सोचते हैं उस टॉपिक के हवाले से कि आइडिया जनरेट करते हैं कि क्या इसमें और आ सकता है, क्या इसमें और लिखा जा सकता है, और मैंने क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, शुरू में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, ये सारे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। एक तूफान बरपा हो जाता है आप लोगों के दिमागों में, आप पागल हो जाते हैं। लिस्टिंग आ जाता है, कोर स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, या तो आप इसमें करते हैं, इसमें टीचर ये करती है कि आपको कहती है कि ये टॉपिक है, इस हवाले से जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है ना उसकी लिस्ट बना लें, लिख दें, लिस्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी दी जाती है। क्लस्टरिंग एक आ जाता है, क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, क्लस्टरिंग बिगिंस विद अ कीवर्ड और सेंट्रल आइडिया प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ पेज। एक पेज होता है आपके सामने, दरमियान में टॉपिक लिखा होता है या कोई एक आइडिया लिखा होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आप उस वर्ड को देख के आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ जनरेट होते हैं, जितने भी, आप क्या करते हैं, आप उस सर्कल को जो दरमियान में है ना लिखा हुआ टॉपिक, उसको उसके इर्द गिर्द वो आइडियाज़ लिख देते हैं। मतलब ऐसे लिख देते हैं कि व्हील नहीं होता, व्हील के दरमियान में एक गोल सर्कल होता है और उसके इर्द गिर्द ऐसे वो डंडे होते हैं, इस तरह आप बना के ना आप लिख देते होते हैं आइडियाज़, ठीक है। ये होता है क्लस्टरिंग, एक क्लस्टर बना देते हैं आप। यही यहाँ पे इन्होंने बोला है, कंप्लीटेड क्लस्टर कैन लुक लाइक स्पॉक्स ऑन आ wheel or any other pattern of connected lines depending on how the individual association relate to each other, ठीक है। एक ये स्ट्रैटेजी हो गई। फिर जो फ्री राइटिंग होता है, इसमें जो टीचर कहती है कि आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना फ्रीली लिख दो, कोई पंचुएशन, कोई प्रोनाउन, कोई वो ग्रामर, कोई जिसे कहते हैं ना लिखने के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन दिमाग में मत रखो, जो है लिख दो, चाहे टुट्टा बज्जा लिख रहे हो लिख दो, जो भी आ रहा है दिमाग में बस फ्री राइटिंग में लिख दो। फ्री राइटिंग होती है या फ्री, ठीक है, बाद में देखी जाएगी, बाद में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये रिवीजन आप अपने जो आपने रफ ड्राफ्ट लिख दिया हुआ है उसका जो रिवीजन आप करें थ्रू पीयर रिव्यू। आपके जो इर्द गिर्द आप जिसे रिव्यू मांगते हैं वो उसके रिव्यू के थ्रू आप रिवीजन करें। या ये एक्टिविटी उन्होंने बताई है कलर कोडिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, ग्रीन डॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग, येलो डॉट फॉर क्वेश्चन एंड रेड डॉट फॉर कन्फ्यूजन इनएक्यूरेसीज। मतलब कि आपने ये जो है ये स्टैंडर्ड रख दिया, वो जो आप जिससे रिव्यू मांग रहे हैं वो फिर जो जहाँ आपके ड्राफ्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे ऐसे कलर कर देता होता है। एडिटिंग में आपको पता है क्या होता है। रोल प्ले राइटिंग में जी, रोल प्ले राइटिंग इमेजिनरी करैक्टर आप को लिखने का मौका दिया जाता है। पोस्ट कार्ड में क्या होता है, राइटिंग पोस्ट कार्ड एंड देयर रिस्पॉन्सेज। ये जी एमसीक्यूज देख लें। टेक्स्ट लिंगो मतलब मोबाइल फोन्स राइटिंग टेक्स्ट मैसेजेस एंड देयर रिप्लाइज टू फ्रेंड्स जस्ट लाइक जर्नल, डायलॉग जर्नल, एमसीक्यूज, ठीक है। Topic number 77, assessment of writing skills. Several ways of assessing the writing of L2 learners. जी अब जो वो राइट कर रहे हैं उनको असेस भी करना है, टेस्ट भी करना है, तो क्या क्या वेज हैं, किस तरह टीचर असेस कर सकती है। सबसे पहले आ जाता है राइटिंग असाइनमेंट। जी इनका कहना है द राइटिंग असाइनमेंट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ ऑल राइटिंग क्लासेस एमसीक्यूज। जी उसमें राइटिंग असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको एक वो टॉपिक पूरी तरह पहले समझा देती है, या आपको एक पूरी वो बता देती है कि ये ऐसे है, इसे ऐसे लिखना है, इसे ऐसे लिखना है, सारा प्रोसेस आपको पहले सिखा देती है, ठीक है। उसके बाद वो आपको असाइनमेंट दे देती है, जी लिख के लाएं, घर से असाइनमेंट लिख के लाएं ऐसे। तो इस तरह वो आपको असेस करती है कि आपको आया भी है कि नहीं। फिर जी एक होता है रिस्पॉन्डिंग में वो क्या करती है, आपके जो राइटिंग है उसे उसका रिस्पॉन्स देती है। रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट राइटिंग वंस seen as the main task of the writing teacher and certainly the most time consuming one is a complex process। ठीक हो गया कि जी आप लेके जाते हैं, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स लिख देती है या आपको बता देती है कि जी आपका क्या लिखा है, कैसा लिखा है आपने। गोल सेटिंग में क्या होता है कि वो
बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि एक गोल सेट कर देती है। एक आज का पीरियड हो रहा है, उसमें ना उसने आपको एक गोल सेट करवा दिया है, गोल आपको दिया है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है, या हमने ये गोल अचीव करना है। तो वो उस सारा प्रोसेस को आपको बताती है, सारे कॉन्स एंड प्रोन्स आपको बता देती है उस टॉपिक के हवाले से, उस राइटिंग के हवाले से कि ये इसको ऐसे लिखना है तो ये होगा, इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे होगा। इस तरह आप ख़ुद को खुद भी इम्प्रूव कर सकेंगे, आपको खुद के भी आपको जो होगा कमियां वो आप असेस कर सकेंगे कि अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसे करना था, यहाँ पे ऐसे करना था। और जब तक आप वो गोल नहीं अचीव कर लेते तब तक फिर ये चलता है। इस तरह असेस करती है टीचर के अभी तक बच्चों ने वो गोल अचीव नहीं किया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ क्वेश्चनिंग, इसमें जी वो आपसे क्वेश्चन पूछती है टॉपिक के हवाले से कि पता लगे बच्चों को आया भी है कि नहीं। इसमें जी क्लोज क्वेश्चन होते हैं और ओपन क्वेश्चन होते हैं। क्लोज क्वेश्चन ओनली आस्क लर्नर्स टू रिकॉल, मतलब ये क्लोज क्वेश्चन से मुराद शॉर्ट क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, इसमें आप येस नो का भी आंसर दे सकते हैं, वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं, ये क्लोज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब वो क्विक क्वेश्चन पूछती है ड्यूरिंग लेक्चर या आफ्टर लेक्चर, उसकी मर्ज़ी है। यूज़ ओपन क्वेश्चन, इसमें जी वो थोड़ा सा आपको से थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को, तो एक टीचर असेस कर सके कि आपको आया भी है कि नहीं। एग्जाम्पल इसकी उनका कहना है, ये MCQs देख लें। यूज़ माइट व्हेन क्वेश्चनिंग, यूज़ द वर्ड माइट टू इनकरेज लर्नर्स टू थिंक एंड एक्सप्लोर पॉसिबल आंसर्स। उनका कहना है कि जब आपने ऐसे एक्सप्लेनिंग वाले क्वेश्चन उनसे मांगने होते हैं ना, आंसर्स मांगने होते हैं, तो आप माइट का इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह बच्चा ज़रा सोचेगा कि इसका क्या आंसर बन सकता है, क्या इसमें मैं और बयान करूं। कमेंट ओनली फीडबैक, इसमें जी टीचर जो है वो आपके जो राइटिंग असाइनमेंट होती है, जो आपका होता है टेस्ट, उसके ऊपर सिंपली कमेंट कर देती है कि किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मार्क्स नहीं देती वो, ठीक है। ओनली राइट कमेंट्स on learners work and don't give marks. This helps learners to focus on progress instead of a reward or punishment. MCQs, peer and self assessment, जी इसमें आप peers से भी assessment ले सकते हैं, उनके reviews ले सकते हैं जिसके ज़रिए आप ख़ुद को assess कर सकते हैं या आप दूसरों को असेस कर सकते हैं। यहाँ जी MCQs है लर्निंग वॉल, वेयर लर्नर्स कैन पोस्ट पॉजिटिव फीडबैक अबाउट अदर्स। ये जी एक वॉल होती है, इसे लर्निंग वॉल कहते हैं। यहाँ पे जी लर्नर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं अपनी, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट्स, ये प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर और लेक्चर टीचर क्या करती है, टीचर आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे देती है सेल्फ असेसमेंट के, मतलब कि एक हिंट्स देती है, कुछ टेक्निक्स बता देती है कि इस तरह आप ख़ुद को सेल्फ असेस कर सकते हैं, इस तरह आप इस चीज़ को ऐसे असेस कर सकते हैं जिसकी मदद से आप ख़ुद को असेस कर पाते हैं, ठीक है। टीचिंग ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल्स, अच्छा जी अब उनका कहना है कि आप जो है ना खाली लिखना कुछ नहीं होता, आपको चाहिए कि आप दूसरी भी लैंग्वेज की स्किल्स सिखाएं बच्चे को, एक इंटीग्रेटेड स्किल सिखाएं, मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये चारों चीज़ें उस बच्चों को सिखाएं थ्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी। ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी दी गई है इसके ज़रिए आप बच्चों को इंटीग्रेटेड स्किल्स सिखाएं, मतलब राइटिंग भी सिखाएं, रीडिंग भी सिखाएं, स्पीकिंग भी सिखाएं और लिसनिंग भी सिखाएं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है कि बच्चे को रियल लाइफ कम्युनिकेशन आए, उसे कम्युनिकेट करना आए, खाली लिख लेना और रूल्स रट लेना ये सब कुछ तो नहीं होता ना, उसे ये सारी चीज़ें करनी आए, ठीक है, बात करनी आए। अच्छा जी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टीच रीडिंग विदाउट द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ राइटिंग, ठीक है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उसका कहना है कि अगर आप ये इम्पॉसिबल है कि आप रीड करें और आप दूसरी चीज़ें ना करें, उसमें भी आपको ये करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, आप एक इंटीग्रेटेड वे में उसको भी इस्तेमाल करें, ठीक है। ये MCQs है। 2 types of integrated skills instruction, 2 types of integrated skills instruction
इंस्ट्रक्शन होती हैं वो क्या है। सबसे पहले ये कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं ना, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, इनके थ्रू आपको ये इंटीग्रेटेड स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है। इनमें जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उनके थ्रू आप लैंग्वेज सीखते हैं, इन इंटीग्रेटेड स्किल्स को सीखते हैं, मतलब लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। स्टूडेंट प्रैक्टिस ऑल द लैंग्वेज स्किल्स इन अ हाईली इंटीग्रेटेड कम्युनिकेटिव वे व्हाइल लर्निंग अ पार्टिकुलर कंटेंट, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़, ठीक है। ये होता है कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। 3 मॉडल ऑफ कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो क्या है? थीम बेस्ड, एडजंक्ट एंड शेल्टर्ड। अच्छा जी, थीम बेस्ड मॉडल क्या होता है? इसमें क्या होता है, इट इंटीग्रेटेड्स द लैंग्वेज स्किल इनटू द स्टडी ऑफ अ थीम। एग्जाम्पल गिवन, अर्बन violence, cross-cultural difference in marriage practices, natural wonders of the world, और a broad topics such as change। थीम बेस्ड मॉडल में ये होता है कि आपकी जो बुक होती है, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसकी एक थीम होती है, एक प्रैक्टिकल थीम होती है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा ना, कंटेंट आपका प्रैक्टिकल होता है, मैथमेटिक्स ले लें, साइंस ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, ठीक है। आपका एक थीम होता है, प्रैक्टिकल थीम, आप उसके ज़रिए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। उसमें जो भी कंटेंट आपको, जो भी वोकैबलरी, जो भी जैसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसके थ्रू आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे ये लिखना है, कैसे ये रीड करना है, कैसे ये सुनना है, मतलब रियल लाइफ में कैसे ये इसकी फोनोलॉजी क्या होगी, वो सारी आपको होता है, ठीक हो गया। इन द एडजंक्ट मॉडल, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज एंड कंटेंट कोर्सेज आर टॉट सेपरेटली बट आर केयरफुली कोऑर्डिनेटेड। इसमें क्या करती है टीचर, आपकी एक अलग से क्लास रख देती है लैंग्वेज की। उसमें आप क्या करते हैं, ये जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं या इसमें जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की होती है उसको प्रैक्टिस करवाती है आपको इस अलग क्लास में, ठीक है। लैंग्वेज एंड कंटेंट कोर्सेज आर टॉट सेपरेटली, लैंग्वेज की अलग क्लास हो गई, कंटेंट कोर्सेज की अलग क्लास हो गई, बट सेपरेटली बट आर केयरफुली कोऑर्डिनेटेड इसी वे में होती है कि वो उसी जो है कंटेंट कोर्सेज की लैंग्वेज आपको उस क्लास में सिखा रही है, लैंग्वेज क्लास में, ठीक है। इन शेल्टर्ड मॉडल में क्या होता है, द सब्जेक्ट मैटर इज टॉट इन सिंप्लीफाइड इंग्लिश टेलर टू स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल। इसमें क्या होता है, जो आपके प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं, जो भी आपके ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी इंग्लिश को, इनकी लैंग्वेज को आपके मुताबिक एक सिंप्लीफाइड वर्जन में करके आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपको लैंग्वेज एक आहिस्ता आहिस्ता आए, ठीक है। इसमें ये किया जाता है। अच्छा, अब सेकंड होता है टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। पहले कंटेंट था कि आपको ओवरऑल कंटेंट की बेस पे लैंग्वेज सिखाई जा रही है, अब आपको टास्क की बेस पे लैंग्वेज सिखाई जा रही है। टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको बेसिकली टास्क दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ कह लें, टास्क कह लें, आपने वो टास्क लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मुकम्मल करने होते हैं। मतलब ये जो इंटीग्रेटेड स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों चीज़ें आपने वो टास्क में अपनानी होती हैं, प्रैक्टिस करनी होती हैं, ये वो करके ही आप वो टास्क पूरा कर सकेंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू राइट एंड एडिट अ क्लास न्यूज़पेपर, develop a television commercial, enact scenes from a play, to take part in other joint task। ऐसी की एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, डेवलप अ टेलीविज़न कमर्शियल। अब इसमें आप सारी
जो है स्किल यूज़ करेंगे। पहले आपने क्या बोलना है, क्या आपका पर्पस होगा, वो आप लिखेंगे। सारी सी बातें स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, ठीक है, वो आपकी राइटिंग में आ गया, ठीक है। फिर जी वो आप डिस्कस करेंगे अपने पीयर्स के साथ, वो रीडिंग में आ गया, ठीक है। यहाँ आप खुद जब वो परफॉर्म करने पे आएंगे तो आप रीड ही करेंगे ना, एक तरह से जो क्या कहते हैं हम, एक प्रैक्टिस जब करेंगे, रिहर्सल करेंगे तो आप रीड करके करेंगे, ठीक है। फिर जो आप उसके दरमियान किसी से कन्वर्सेशन करेंगे, वो जो रोल प्ले आप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कम्युनिकेशन करेंगे, लिसनिंग का भी आप इस्तेमाल करेंगे, आप स्पीकिंग भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेटेड वे में आ जाती होती हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल टीचिंग क्या है जी? इसके एडवांटेजेस के बच्चे को सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आए, ठीक है। फिर जी उसके बाद उसे जी रियल लाइफ कम्युनिकेशन आए। मतलब कि पहले तो ये है ना कि खाली बच्चा लिखे ना, पढ़े ना, रूल ही ना रटता फिरे, उसे कम्युनिकेशन भी सिखाएं। दूसरा ये एडवांटेज के उसे रियल लाइफ कम्युनिकेशन का पता चले, बिजनेस सेटिंग्स में कैसी कम्युनिकेशन होती हैं, रियल लाइफ में कहाँ पे कौन सी कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, कल्चर के हवाले से लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। तीसरे में ये है कि खाली बच्चा इंग्लिश को एज आ अकेडमिक सब्जेक्ट ही ना बना के रह जाए, उसे प्रैक्टिकल भी यूज़ में लेके आए। तो ये जी एडवांटेजेस हैं। हाउ टू इंटीग्रेट द 4 स्किल्स, दो तरीके हैं कैसे। द ईजिएस्ट फॉर्म में उनका क्या कहना है, द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज़ विद इन द सेम मीडियम, ईदर ऑरल और रिटन, फ्रॉम रिसेप्टिव टू प्रोडक्टिव स्किल। उनका कहना है कि इस तरह ये जो है फॉर्म, इसमें आप सेम मीडियम के थ्रू इंटीग्रेट करें। मतलब कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपके रिसेप्टिव वे में कैसा होगा, क्या आएगा, लिसनिंग आएगा, आप रिसीव कर रहे हैं। और फिर प्रोडक्टिव स्किल में क्या आएगा, स्पीकिंग में आएगा, उसमें आप स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है कि आपने जो भी करना है एक सेम मीडियम में करना है, इधर ऑरल और रिटन, ठीक है। ये ईजीएस्ट फॉर्म है। सेकंड काइंड में क्या आता है, द सेकंड काइंड इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। दिस इन्वॉल्व्स constructing a series of activities that use a variety of skills. However, it is important to make sure that one activity is closely linked thematically to the next one. इसमें जी क्या करते हैं कि टीचर आपको राइटिंग सिखानी है ना, तो उसने एक एक्टिविटी राइटिंग की रख दी, फिर उसने अगली एक्टिविटी में उसने लिसनिंग की एक्टिविटी रख दी, फिर तीसरी में उसने स्पीकिंग की एक्टिविटी रख दी। उसने कहा कि ना ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी पहली एक्टिविटी जो है ना आपकी दूसरी एक्टिविटी से रिलेट करे, बच्चे को आए, सीखना आए। जबकि पहली वाली में क्या है कि आप जो है एक टास्क में सारी जो हैं वो इंटीग्रेटेड वे में परफॉर्म करें, ठीक है। ये है बस जी, और बस ये लिमिटेशन है, इसको छोड़ दें मेरी तरफ से, बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।